नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी। इसकी तारीफ करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? लफ्ज़ जो बायोडाइवर्सिटी है ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। बायो लाइफ को कहते हैं और डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी को, यानी कि किस्म को। ठीक हो गया। तो ज़िंदगी की वैरायटी से मुराद क्या है? जानदारों की वैरायटी हो गई। ठीक हो गया ना। ज़मीन के ऊपर देखें मुख्तलिफ़ किस्म के क्या रहते हैं? जानदार रहते हैं, और उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम जो है वो ज़मीन पर फैली हुई हैं। उनकी तादाद को और उनमें जो फ़र्क है उनकी इक़साम को मैं क्या कहूँगा? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स among species and within species। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग स्पीशीज एंड विदिन स्पीशीज, यानी कि जानदारों की वैरायटी, यानी कि उनकी किस्म किस लिहाज से? अमॉन्ग स्पीशीज, यानी स्पीशीज के दरमियान जानदारों की वैरायटी। अब देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। तमाम जो बिल्लियाँ हैं वो क्या हैं? एक स्पीशी हैं, ऐसे ना। तमाम चूहे एक स्पीशी हैं। ये स्पीशीज़ के दरमियान क्या हो गई? वैरायटी हो गई। ठीक हो गया। अमॉन्ग स्पीशीज़ के दरमियान। और दूसरा विदन स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ के अंदर फिर क्या? जानदारों की वैरायटी। इसकी एग्जांपल आप देखें क्या होगी। अब बिल्लियाँ हैं, ये क्या हैं? एक स्पीशी हैं। अब बिल्लियों के अंदर फिर बिल्लियों की कितनी किस्में हैं? है ना, बहुत सारी। फलां कैट, यानी काली बिल्ली, वाइट बिल्ली, बड़े बालों वाली बिल्ली, छोटे बालों वाली बिल्ली है, ऐसे है ना। तो ये क्या हो गई? स्पीशी विदिन दी स्पीशीज। वैरायटी किसमें होगी? ये विदिन दी स्पीशीज होगी। तो इसकी क्या डेफिनेशन क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों की वैरायटी, अमॉन्ग स्पीशीज के दरमियान, और विदिन स्पीशीज, और स्पीशीज के अंदर। यानी कि जो जानदारों की वैरायटी है स्पीशीज के दरमियान में और स्पीशीज के अंदर, उसे मैं क्या कहूँगा? बायोडाइवर्सिटी का नाम दूंगा। इसकी डेफिनेशन का आपको पता चल गया? नहीं चल गया? और बायोडाइवर्सिटी जो है ये किसी इकोसिस्टम के अंदर जानदारों की वैरायटी मापने का एक पैमाना है। यानी कि एक इकोसिस्टम क्या होता है? जब कम्युनिटी अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, तो उसे मैं क्या कहता हूँ? इकोसिस्टम का नाम देता हूँ। ठीक हो गया। और बायोडाइवर्सिटी की मदद से हम इकोसिस्टम में मौजूद किसी भी जानदारों की वैरायटी को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसकी समझ आ गई आपको? अच्छा जी। उसके बाद हम आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्या है? डिपेंडेंस। डिपेंडेंस से मुराद बायोडाइवर्सिटी का इन्हसार। बायोडाइवर्सिटी का जो इन्हसार है वो किस चीज़ के ऊपर है? इसमें पहले दो डेफिनेशन है वो देखें। एक है फ्लोरा, एक है फाना। फ्लोरा, किसी इलाके के तमाम जो पौधे हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है। और किसी इलाके के तमाम जानवर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? फाना। तो फ्लोरा की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन। ऑल प्लांट्स ऑफ अ रीजन, एक रीजन के तमाम पौधे क्या कहलाते हैं? फ्लोरा। और इसकी क्या होगी? ऑल एनिमल्स ऑफ अ रीजन, एक इलाके के तमाम जानवर क्या कहलाएंगे? फाना कहलाएंगे। फ्लोरा और फाना यानी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे। अब पौधों और जानवरों दोनों की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका इन्हसार किस चीज़ पर है? तीन चार चीज़ें हैं उस पर। नंबर 1 क्लाइमेट, किसके ऊपर? क्लाइमेट के ऊपर। नंबर 2 एल्टीट्यूड, ठीक हो गया। नंबर 3 सॉयल, और नंबर 4
प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। क्या है? प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। इन चार चीजों के ऊपर बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? इन्हसार करती है। कौन कौन सी? देखे मैं आपको समझाता हूं। एक क्लाइमेट, क्लाइमेट इसे आप क्या कहोगे? आबो हवा। क्या कहोगे? आबो हवा का नाम दोगे। जिस इलाके की आबो हवा जैसी होगी वहां पर बायोडाइवर्सिटी यानी जानदारों की वैरायटी भी क्या होगी? वैसी होगी। समझ आ रही है ना? जैसे आपको पता है ठंडे इलाकों वाले पौधे और जानवर और हैं, और गर्म इलाकों वाले पौधे और जानवर और हैं, ऐसे है ना? ये याद रखना है, आबो हवा यानी क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क है। आप मौसम पढ़ते हो ना, वेदर और क्लाइमेट, इसमें फ़र्क है। मौसम देखें 1 घंटे का, 2 घंटे का, 2 दिनों का, 3 दिनों का हो सकता है, या आप 6 से 7 दिन का जो मौसम काउंट करते हैं उसे आप क्या कहोगे? वेदर कहोगे। क्लाइमेट क्या होगी? जब आप बहुत लंबे अरसे का मौसम काउंट करोगे तब उसे क्या कहेंगे? क्लाइमेट। यानी 1 साल, 2 साल, 10 साल, इसे क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट और मौसम यानी वेदर में क्या है? फर्क है। ये एक चीजें बिल्कुल भी नहीं है। मौसम तो देखें, वैसे हमारे इलाके कौन से हैं? हम जिस इलाके में रह रहे हैं मुतदल हैं या गर्म मरतूब हैं। अब कभी कभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाए तो क्या फिर हम कहें कि हमारे इलाके सर्द हैं? नहीं है। तो वो क्या था? एक मौसम था, थोड़ी सी देर के लिए आया चला गया। क्लाइमेट आप पूरे साल की, 2 साल की, 10 साल की आबो हवा को क्या कहोगे? क्लाइमेट कहोगे। तो जैसी आबो हवा होगी वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी वैसी होगी। उसके बाद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई, ऊंचाई को कहा जाएगा। देखें ज़मीन के ऊपर जो मकामात हैं, कुछ जगह पर ज़मीन ऊंची है और कुछ जगह पर नीची है। अब हमसे जो मर्री वाली ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची है। तो जिस तरह उसकी ऊंचाई है उसी तरह पर वहाँ पर प्लांट्स हैं और उसी तरह के वहाँ पर क्या पाए जाते हैं? जानवर वगैरह पाए जाते हैं। तो इसे मैं एल्टीट्यूड कहता हूँ। ठीक हो गया? ऊंचाई के लिहाज से भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? चेंज होगी। उसके बाद सॉइल, ये तो मेन है, आपको पता है जिस तरह की मिट्टी होगी वहाँ पर पौधे भी उसी तरह के उगेंगे। अब सहरा में उगने वाले पौधे देखें और हैं, ऐसे है ना, और जरखेज ज़मीन पर उगने वाले पौधे और हैं। जिस तरह की मिट्टी होगी वहाँ पर पौधे भी क्या होंगे? उसी तरह के आ जाएंगे। और उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। अब जहाँ पर एक स्पीशी मौजूद होगी उसके पीछे क्या आ जाएगी? दूसरी स्पीशी आ सकती है। मिसाल के तौर पर जिस जगह पर चूहे ज़्यादा हैं यानी चूहों की स्पीशीज ज़्यादा है वहाँ बिल्लियाँ खुद ब खुद क्या हैं? मूव करेंगी। क्यों? उनको शिकार करने के लिए, खुराक बनाने के लिए। इसी तरह जहाँ पर हिरन ज़्यादा हैं वहाँ पर शेर खुद ब खुद जाएंगे, ऐसे है ना? तो ये दूसरी स्पीशीज पर भी बायोडाइवर्सिटी क्या करेगी? इन्हसार करेगी। समझ आ गई इसकी? उसके बाद हम आते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल एक जैसी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट सेम ऑन ऑल अर्थ। पूरी ज़मीन के ऊपर ये बिल्कुल एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है कि हर इलाके में ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम जानदारों की तादाद और किस्म क्या हो? बराबर हो। ये मुख्तलिफ इलाकों में क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। इस लिहाज से हम इलाकों को 3 हिस्सों में क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। और वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक हिस्से हैं जी ट्रॉपिक्स। कौन से हैं? ट्रॉपिक्स। पहला हिस्सा क्या है? ट्रॉपिक्स। दूसरा हिस्सा जो है वो क्या है? टेम्परेट रीजन्स। कौन से? टेम्परेट रीजन्स। और तीसरा हमारे पास क्या है? वो हैं पोलर रीजन्स। कौन से? पोलर रीजन्स। ये सारे क्या होंगे जी? रीजन्स होंगे। अब ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स वो इलाके जो गर्म हो, जहाँ गर्मी पड़ती हो। ठीक हो गया? ये जो क्लासिफिकेशन है ये टेम्परेचर की बुनियाद पर है। ट्रॉपिक्स वो इलाके जो गर्म हो, जहाँ पर गर्मी पड़ती हो। ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इसमें क्या होगी? रिचेस्ट। सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिक्स में, गर्म इलाकों में। ठीक हो गया? उसके बाद टेम्परेट, इन्हें मुतदल इलाके कहते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ना तो ज़्यादा होता है और ना ही
कम होता है, यानी कौन सी हालत होगी, दरमियानी हालत में रहेगा टेम्परेचर। इसमें भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है जी, काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके ट्रॉपिक्स के मुकाबले में क्या होगी, कम होगी। तो बायोडाइवर्सिटी इसमें क्या होगी, मोर होगी, लेकिन ट्रॉपिक्स से क्या होगी, कम होगी। और आखिरी है हमारे पास, वो कौन से हैं, पोलर रीजन। पोलर रीजन वो रीजन होते हैं जो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ये क्या होंगे, ठंडे इलाके होंगे। और इनमें बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, सबसे क्या होगी, लेस होगी। सबसे कम बायोडाइवर्सिटी किस में मिलेगी आपको, इसमें मिलेगी। तो ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा ये गर्म इलाके हैं, टेम्परेट में काफ़ी होंगी लेकिन इनसे कम, और पोलर रीजन में क्या होगी, सबसे कम होगी। जैसे कि अंटार्कटिका, आपने नाम सुना है ना, बड़े आज़म अंटार्कटिका का, सारा साल वो क्या है, बर्फ़ से ढका रहता है, तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम होती है। समझ आ गई इसकी। उसके बाद हम आते हैं बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के ऊपर, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पहला पॉइंट देखें, पहला पॉइंट ये है कि बायोडाइवर्सिटी हमें क्या देती है, फूड देती है। क्या देती है, खुराक देती है। खुराक कैसे देती है, देखें आप कोई पौधा खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं या पौधे का फल खा रहे हैं, तो वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी है ना, तो ये आपको क्या दे रही है, खुराक दे रही है। जानवरों का आप दूध पी रहे हैं या जानवरों का आप गोश्त खा रहे हैं, ये क्या है, खुराक है। और कौन दे रही है, बायोडाइवर्सिटी ना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की तारीफ यही है ना, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज, यानी जानदारों को ही हम क्या कह रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें क्या दे रही है, खुराक दे रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये फूड जो है हम पौधों और जानवरों से क्या करते हैं, हासिल करते हैं, और पौधे और जानवर किसका हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। दूसरी मेडिसन, क्या है, मेडिसन यानी ड्रग्स, यानी कि अद्वियात, दवाइयों की एक बहुत बड़ी मिकदार जो है वो हम किससे हासिल करेंगे, बायोडाइवर्सिटी से। कुछ दवाइयाँ हम बराह रास्त पौधों से हासिल करते हैं डायरेक्टली, और कुछ क्या है, इनडायरेक्टली, यानी पहले पौधों से ले आएंगे फिर उनमें कोई तब्दीली वगैरह करेंगे, और कुछ अद्वियात जो है हम दूसरे जानदारों से भी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये हमें फूड देगी, उसके बाद हमें ड्रग्स देगी, यानी मेडिसन के लिए अद्वियात देगी, और तीसरा ये हमें क्या देगी, इंडस्ट्रियल मटीरियल। क्या देगी, इंडस्ट्रियल मटीरियल, यानी सनती मादे। सनती मादे देखें, रंग हो गए, ये जो कलर हैं, ठीक होगा, ये भी हम किससे हासिल करते हैं, बायोडाइवर्सिटी से। उसके बाद गम्स, रेजन्स, गम्स का पता है, आप जो किक्कर है उसके ऊपर कट लगाएं तो नीचे उसके मवाद निकल आता है, वो क्या है, गम है। रेजन, रेजन खास किस्म के पौधे होते हैं कोनीफर, उनको काट लगाएं तो उनसे केमिकल निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजन का नाम देते हैं। इसके अलावा एडिसिव हमें मिलते हैं, एडिसिव चिपकने वाले मादे, जो चीज़ों को क्या करते हैं, चिपकवा देते हैं। ये तमाम किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम किससे हासिल कर रहे होते हैं, प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स किसका हिस्सा हैं, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। उसके बाद हमारे पास है चौथा, मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या करती है, मेंटेनेंस करती है किसको, इकोसिस्टम को, यानी इकोसिस्टम का ये तवाज़ुन बरकरार रखेगी। इकोसिस्टम क्या है, जब माहौल के जानदार और बेजान अवामिल आपस में रिएक्ट करें, वो इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम की बका ज़रूरी है, ठीक है ना, इकोसिस्टम में तवाज़ुन कायम रहना ज़रूरी है। उसमें हर चीज़ की जो एग्जिस्टेंस है वो एक लिमिट में होनी चाहिए। अगर वो लिमिट क्रॉस करेगी तब भी क्या है, मसला है, अगर वो लिमिट से नीचे आएगी तब भी क्या है, मसला है। ठीक हो गया। मिसाल आपको देता हूँ, अगर जंगल में जो घास चरने वाले जानदार हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, घास कम हो जाएगा, ऐसे है ना, तो ये क्या है, नुकसान है। इसी तरह अगर घास को खाने वाले जानदारों की तादाद कम हो जाए, फिर घास ज़्यादा, फिर भी मसला है। तो एक लिमिट, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये क्या करती है, इकोसिस्टम को एक मतवाजन देती है, बैलेंस देती है।
उसमें ना तो ये किसी चीज़ को बढ़ने देती है हद से और ना ही ये किसी चीज़ को कम होने देती है हद से, एक मेंटेन रखती है किसमें, इकोसिस्टम में। समझ आ गई इसकी। उसके बाद है ये क्या करती है जी, हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को बरकरार रखती है। क्या करती है जी, एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री को क्या रखती है, मेंटेन रखती है, बरकरार रखती है। और उसके अलावा ये क्या करती है, वाटर पानी की दस्तयाबी का भी क्या है, ये सबब है, जरिया। इससे क्या मुराद है, यानी रेन की बात हो रही है, बारिश की। मैं आपको समझाता हूँ। एटमॉस्फेयर क्या है, हवाओं का जो गिलाफ है। एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कौन बरकरार रखती है, बायोडाइवर्सिटी। कैसे, देखें, हवा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा हो रही है तो पौधे उसको पकड़कर किसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कितनी है हवा में, आपको पता है, 0.03 to 0.04 ये है। तो ये हमेशा ऐसे बरकरार रहती है। क्या वजह, वजह यही है ना कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही है, पौधे उसको और दूसरे जानदार जो हैं फोटोसिंथेसिस करने वाले, वो उसको अपने अंदर ले जाते हैं और उसको ग्लूकोज में तब्दील कर लेते हैं। तो हवा में उसकी कमी कर देते हैं, यानी उसका मेंटेनेंस रखते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो फिज़ा में क्या है जी, 21% है। इसकी भी क्या है, परसेंटेज को मेंटेन रखती है। कौन, बायोडाइवर्सिटी। कैसे, जब फोटोसिंथेसिस होगी तब हवा में वो क्या खारिज कर देते हैं, ऑक्सीजन को खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद ये पानी की दस्तयाबी कैसे करती है। देखिए, पौधे हैं ज़मीन से पानी पीते हैं जड़ों के ज़रिए। अब उनके पत्तों से पानी बाहर निकलता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, पढ़ा है ना आपने। और वो वाटर वेपर की शक्ल में निकलेगा, ऐसे है ना। अब जो वाटर वेपर हैं वो कहाँ जाएंगे, हवा में जाएंगे, वहाँ पर ठहरेंगे और जैसे ही वो ठंडे होंगे तो किसकी शक्ल में वापस आ जाएंगे, बारिश की शक्ल में। तो इस तरह बायोडाइवर्सिटी हमें पानी की दस्तयाबी का भी सबब है। और हमारे पास उसके बाद क्या है जी, ये न्यूट्रिएंट साइकिल में अपना क्या करती है, किरदार अदा करती है। किसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल। और उसके बाद ये सॉइल की फर्टिलिटी, इसमें अपना किरदार क्या करेगी, अदा करेगी। एक न्यूट्रिएंट साइकिल में और सॉइल की फर्टिलिटी, इन दो चीज़ों को समझ लें। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल से मुराद है, न्यूट्रिएंट कहते हैं ग़िज़ाई मादे, ठीक है ना, कि न्यूट्रिएंट्स का माहौल से जानदारों में आना, फिर जानदारों से बाहर माहौल में चले जाना। इससे मुराद ये है कि न्यूट्रिएंट को बनाने वाली चीज़ों का माहौल से जानदारों में आना और फिर जानदारों के जिस्मों से वापस माहौल में चले जाना। इसकी एग्जांपल देखें न्यूट्रिएंट साइकिल की। मैं आपको मिसाल के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हवा से आती है, फिर क्या बनता है जी, ग्लूकोज बनता है ना, फिर रेस्पिरेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होकर हवा में चली जाती है। तो ये एक क्या है, साइकिल है, चक्कर है एक। यानी कार्बन डाइऑक्साइड आई, एक न्यूट्रिएंट ग्लूकोज बनवाया, फिर क्या हो गई, बाहर रिमूव हो गई। तो ये क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, यानी कि एक चक्कर है। समझ आ गई इसकी। उसके बाद आते हैं सॉइल की फर्टिलिटी, मट्टी की जरखेज़ी में ये अपना किरदार क्या करती है, अदा करती है। मट्टी की जरखेज़ी कैसे करेगी, आप देखें कि जो पौधे हैं अगर वो ज़मीन के ऊपर खड़े हैं ना, तो उनके पत्ते नीचे गिरते हैं, वो ज़मीन में क्या हो जाते हैं, मट्टी में मिक्स हो जाते हैं। कुछ अर्से के बाद वो क्या होते हैं, गल सड़ जाते हैं, और गलने सड़ने के बाद वो मट्टी की जरखेज़ी में क्या कर देते हैं, इजाफा कर देते हैं। समझ आ गई। इसी तरह जो पौधे ज़मीन पर ठहरे हुए हैं, उनकी जड़ें जो ऐसे फैली हुई होती हैं और वो मट्टी को अपनी जगह से हिलने नहीं देती। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है तो मट्टी के बह जाने के चांस होते हैं, तो पौधे की जड़ें उसको जाने नहीं देती। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी सॉइल की फर्टिलिटी में अपना किरदार क्या करती है, अदा करती है। समझ आ गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर एंड करते हैं।
तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसको आप उर्दू में तनूए हयात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तनूए हयात, यानी कि ज़िंदगी की वैरायटी या ज़िंदगी में फ़र्क, क्योंकि ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जानदार पाए जाते हैं ना, तो इसको हम तनूए हयात भी कहते हैं। तकरीबन 10 मिलियन जानदारों के बारे में जानदार जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट 1/3 से भी कम का रिकॉर्ड रखते हैं और उनके बारे में जानते हैं। अब जानदारों में जो यकसानियत है वो बहुत कम है बानिस्बत उनमें बायोडाइवर्सिटी के, यानी उनमें मुख्तलिफ चीज़ें ज़्यादा हैं बानिस्बत एक जैसी चीज़ों के। उसके बाद जानदारों के 5 किंगडम हैं। कौन कौन से किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जानदारों को क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उनको साइंटिफिक नेम कैसे देते हैं। अब सबसे पहले क्या है? बायोडाइवर्सिटी, मेन टॉपिक जो है। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अमंग स्पीशीज एंड विदिन स्पीशीज, यानी जानदारों को वैरायटी स्पीशीज के दरमियान में और स्पीशीज के अंदर। और इसकी एग्जांपल मैंने दी है, जैसे चूहा और बिल्ली, ये क्या हो गई? स्पीशीज के दरमियान में वैरायटी। अब बिल्ली के अंदर फिर बिल्लियों की जो किस्म है वो क्या होगी? स्पीशीज के अंदर वैरायटी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है ये इकोसिस्टम में जानदारों की वैरायटी मापने का क्या है? पैमाना है, एक स्केल है। उसके बाद इसकी डिपेंडेंस क्या है? इसका इन्हिसार के नवामिल पर है। देखें, किसी इलाके के तमाम पौधे फ्लोरा कहलाते हैं और तमाम जानवर क्या कहलाते हैं? फाना कहलाते हैं। फ्लोरा और फाना का इन्हिसार किस पर है? क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉयल, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी ज़मीन के ऊपर सेम नहीं है, ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। ट्रॉपिक्स में सबसे ज़्यादा होगी, ट्रॉपिक्स गर्म इलाके। टेम्परेट मुतदल, जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो, इनमें भी ज़्यादा होगी लेकिन ट्रॉपिक से कम होगी। और पोलर, वो इलाके जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, इनमें बायोडाइवर्सिटी सबसे क्या होगी? कम होगी। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमें फूड देती है, खुराक, इंडस्ट्रियल मेडिसिन देती है, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल देती है, और इकोसिस्टम का तवाज़ुन कायम रखती है, एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को मेंटेन रखती है, और पानी की दस्तयाबी का क्या है? सबब है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट साइकिल की कंप्लीशन में अपना किरदार अदा करती है, और सॉइल की फर्टिलिटी यानी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में अपना किरदार अदा करेगी। और इन तमाम चीज़ों की मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए हैं कि ये किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।